नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस क्लास में हम लोग सुपर टेट का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जैसा कि पिछले प्रैक्टिस सेटों में था, सारे चैप्टरों से मिला करके क्वेश्चन रहते हैं, तो हम लोग एक थ्रू आउट स्टडी कर पाएंगे कि ओवरऑल कितने क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो अब आज के प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 9 + 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, इसका आंसर बताना है। तो ऐसे सवालों में हम लोग बार्डमास का रूल यूज करते हैं, और बार्डमास का रूल ये है कि सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। तो बार्डमास का ये रूल किसी भी कैलकुलेशन के क्वेश्चन में फॉलो करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 9 + 7, तो 9 और 7 हो गया 16। ठीक है, इसके बाद है डिवाइड बाई 4 और इनटू में क्या है 5। अब डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड का मतलब है कि 4 बटे के नीचे आएगा, तो 16 अपान में कितना हो गया 4, 16/4 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड वाला 4 नीचे आ गया। फिर इंटू 5, तो इंटू ऊपर ही रहेगा, इंटू में क्या लिखा है 5 लिखा है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 16 को काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 और 5 का गुणा कर दे तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खूब पूछा भी जाता है। कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाता है, इसको जरा ध्यान दे। देखिए, एक हम लोगों के पास फार्मूला होता है a² - b²। तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। इस फार्मूले का यूज करेंगे। a² - b² बराबर a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b। तो अगर हम यूज करें तो देखो 5.47, फिर इंटू में 5.47, तो इसको हम लोग कहेंगे 5.47 का होल स्क्वायर। 5.47 इंटू 5.47, फिर माइनस 4.53 और इंटू में 4.53, तो इसको कहेंगे 4.53 का होल स्क्वायर। फिर अपान में लिखा है कितना 0.94, ये अपान में लिखा है। तो ऊपर फार्मूला लगाएंगे a² - b², तो एक ब्रैकेट में होगा a + b, इसको जोड़िए, तो 5.47 और 4.53, इसको हम जोड़ते हैं। 5.47 और 4.53, इसको जोड़ दें a + b, तो 7 में 3 जोड़ो 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 5 9, 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9, 9 और 1 10। तो a + b की वैल्यू आ गई 10 एक ब्रैकेट में। यह है a² माइनस में यह है b², तो एक ब्रैकेट में a + b करेंगे, तो इनको जोड़ दें तो 10 हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में a - b करें, a - b, यानी a में से b को माइनस करिए, तो 7 में से 3 घटाओ तो 4, और यहां एक हासिल देंगे तो 14, 14 में से 5 घटाओ तो 9। अब यहां बचा 4 और 4 में से 4 घटाओ तो 0, तो a - b की वैल्यू आ गई 0.94। फिर अपान में भी है 0.94। ठीक, अब 0.94 से 0.94 कैंसिल हो गया। ठीक, तो आंसर हमारा कितना आ गया 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है,
अगला देखिए क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज के क्वेश्चनों में सबसे पहले लैंग्वेज यानी भाषा पढ़ी जाए कि क्या भाषा कहती है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। 2.5 रुपए का मतलब होता है 2 रुपए 50 पैसे। एक पेंसिल 2.5 रुपए की है और अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन, एक दर्जन में 12 पेंसिल होती है, तो 1.5 दर्जन में 18 पेंसिल होगी। ठीक है ना। 1.5 दर्जन, एक दर्जन में 12 और आधे दर्जन में 6, तो 1.5 दर्जन में कितनी हो गई? 18। तो अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, यानी 18 पेंसिल खरीदता है। एक पेंसिल 2.5 रुपए की है, तो 18 पेंसिल की कीमत, तो एक पेंसिल 2.5 रुपए की है तो 18 से गुणा कर दो, तो 18 पेंसिलों की कीमत आ गई। 18 को 2.5 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे 18 का, तो 18 का पहाड़ा आता है तो एक साथ पढ़ दें। 18 0 0, 18 पंचे 90 का 0, हासिल लगा 9, 18 दूनी 36 और 36 और 9 45। 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा, तो 18 पेंसिलों की कीमत 45 रुपए आ गई। अब यह है कि उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, तो उसे कितना रुपया वापस मिलेगा? तो 2.5 रुपए की एक पेंसिल है, 18 पेंसिलों की कीमत 45 रुपए हो गई। ठीक है, अब 100 रुपए का नोट देगा तो कितना वापस मिलेगा? तो 100 रुपए में से 45 रुपए घटा दो, तो 100 माइनस 45 तो कितना आया? 55। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वो संख्या बताइए। जैसे कहा जाए किसी संख्या, तो किसी संख्या को हम मान लेते हैं x। अब किसी संख्या का 60%, तो का मतलब होता है इंटू, चाहे का हो चाहे के हो। ठीक है, तो किसी संख्या के 60%, तो संख्या क्या मान ली? x, के का मतलब इंटू 60%। फिर आगे लिखा है का मतलब इंटू कितना? 3/5, तो इंटू में 3/5। ठीक है, ये 3/5 भाग 36 है। x का 60% और उसका 3/5, तो ये बराबर कितना दिया है? 36 दिया है। अब हमको वो संख्या यानी x बतानी है। तो अगर हम ये परसेंट हटाएं तो x गुणा 60। अगर आप परसेंट हटाएंगे तो जब परसेंट हटाते हैं तो बटे में कितना हो जाता है? 100। फिर गुणे में कितना है? 3/5। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें। अगर हम 20 से डिवाइड करें तो 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100, और बराबर कितना दिया है? 36 दिया है। अब ऊपर 3 का 3 में गुणा होगा, तो यह हो जाएगा x गुणे 9, और बटे में 5 गुणे 5 है तो 25, और बराबर कितना है? 36। अब ये जो गुणे का 9 है, 9 से 36 काट दो, तो 9 चौक 36। अब बटे का 25 4 में गुणा होगा, तो 25 चौको 100, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 100। देखिए इधर बचा है 4, इधर बचा है 25, तो 25 का 4 में गुणा होगा, तो 25 चौके 100, तो x बराबर कितना आ गया? 100। यानी x ही वो संख्या है, तो वो संख्या x बराबर कितनी हो गई? 100 हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो लाभ परसेंट बताना है। ठीक, तो ऐसे सवालों को हम लोग सीपी से स्टार्ट करते हैं। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100। माना कोई सामान हमने 100 रुपए में खरीदा, तो अगर 100 रुपए में खरीदे हैं तो 100 रुपया हो गया सीपी, क्रय मूल्य।
और 100 रुपए में खरीदे और उस पर x रुपए प्रॉफिट लिया। कितना प्रॉफिट लिया? x। तो 100 रुपए का माल लाए, x का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के बाद कितने में बिकेगी? तो 100 प्लस x। 100 में लाए थे, x रुपया लाभ ले लिया, लाभ जोड़ दो। ठीक, तो कितने में बेचेंगे? 100 प्लस x में। तो ये हो जाएगा बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो हमने माना कि 100 में खरीदे, जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन हो तो क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। तो मान लिया कि हम 100 में खरीदे, फिर उस पर x का प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद कितने में बेचेंगे? 100 प्लस x। तो ये CP है और ये SP है। अब कहा है कि अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे, यही जो विक्रय मूल्य है इसी विक्रय मूल्य को डबल कर दे, तो डबल कर दो, इसको 2 से गुणा करो। तो 2 का गुणा 100 में करो तो 200, 2 का गुणा x में करो तो प्लस 2x। तो विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो नया विक्रय मूल्य हो गया 200 प्लस 2x। और खरीद मूल्य कितना था? 100। तो खरीदे तो 100 में, लेकिन 100 में खरीद कर इस बार कितने में बेचे? 200 प्लस 2x में। तो 100 में लाए, इतने में बेचे, तो जो बढ़ा होगा वही तो प्रॉफिट होगा। तो 100 की चीज इतने में बेचे तो कितना प्रॉफिट हो गया? तो SP में से CP घटा दो, यानी 200 प्लस 2x में से 100 घटाओ। तो 200 में से 100 घटाओ तो प्रॉफिट बचा 100 प्लस 2x। इतने में बेचे, इतने में लाए, तो 200 प्लस 2x में से 100 घटाओ तो बचेगा 100 प्लस 2x। यही हमारा क्या है? प्रॉफिट है। और कह रहे हैं कि प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट कितना था? x, तो पहले से 3 गुना हो जाएगा, यानी पहले x था तो अब प्रॉफिट हो जाएगा 3x। तो हमारा प्रॉफिट है 100 प्लस 2x, ये बराबर किसके होगा? 3x के। अब ये 2x प्लस का उधर ले जाओ, तो 3x में से 2x घटाओ तो x इधर कितना बचा? 100। तो x बराबर कितना आ गया? 100। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 100 आ गया। एक और बात याद रखनी है कि अगर हम लोग CP को 100 मानेंगे तो हर वैल्यू परसेंट में आएगी, क्योंकि अगर 100 से तुलना हो तो 100 से तुलना की भाषा को प्रतिशत कहते हैं। तो 100 में खरीदे और 100 का ही लाभ हुआ तो इसको कहेंगे 100%। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 100%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? कितने वर्षों में? तो अगर वर्षों की संख्या निकालनी है, ठीक है, n को हम लोग क्या कहते हैं? n को हम लोग कहते हैं वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या। अगर हमें यह निकालना है कि कितने साल लगेंगे तो वर्षों की संख्या को n कहते हैं। तो वर्षों की संख्या बराबर क्या होता है? यह बराबर होता है कुल ब्याज। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा गया है। वर्षों की संख्या बराबर होता है कुल ब्याज और बटे में 1 वर्ष का ब्याज। कुल ब्याज बटे में 1 वर्ष का ब्याज। तो जरा सोचो इस सवाल में, ध्यान दीजिए। इसमें यह है कि आपने 3000 रुपए है और 3000 रुपए का ब्याज कितना मिला है? 1080। तो जो टोटल ब्याज मिला है वो कितना है? 1080 है। तो वर्षों की संख्या n बराबर कुल ब्याज। तो कुल ब्याज कितना है? 1080। अब बटे में क्या लिखना है? 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज है 12%। लिखा है 12% वार्षिक दर। तो वार्षिक दर का मतलब 1 साल में 12% ब्याज मिलेगा।
ठीक। और ये जो ब्याज मिलेगा ये मूलधन पर मिलेगा और मूलधन कितना है 3000 है। तो 3000 का 12% निकाल लो तो 12% है वार्षिक ब्याज यानी एक साल का ब्याज। तो एक साल का ब्याज 12% है तो 3000 का 12% निकाल ले। तो अगर हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 का 3 में गुणा करो, 12 तिहाई 36 और एक जीरो, तो एक साल का ब्याज आ गया 360। तो वर्षों की संख्या n बराबर कुल ब्याज बटे में एक साल का ब्याज। तो कुल ब्याज कितना है 1080 है और एक साल का ब्याज 12% था, 12% की वैल्यू 360 आ गई। तो बटे में क्या लिखेंगे 360 लिखेंगे। अब यहां जीरो जीरो कट गए, 36 से 108 को काटो तो 36 तिहाई 108, तो n बराबर कितना आ गया 3। तो वर्षों की संख्या कितनी हो गई 3, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा गया है। नंबर ऑफ ईयर्स वर्षों की संख्या, ठीक है। कैसे निकालते हैं वर्षों की संख्या, जो टोटल ब्याज हो वो ऊपर लिखो और जो साल भर का ब्याज हो वो नीचे लिखो, डिवाइड कर दो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक वर्ग का परिमाप है 4a + 8। अब देखिए जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप है 4a + 8, तो ये वर्ग का परिमाप है। वर्ग के परिमाप को 4 से भाग कर दो तो ये वर्ग की भुजा हो गई। ये क्या हो गई वर्ग की भुजा। किसी स्क्वायर की साइड वर्ग की भुजा, ठीक है। ये वर्ग का परिमाप है। तो परिमाप जो होता है, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड कर दें तो भुजा आ जाएगी, भुजा को 4 से गुणा कर दें परिमाप आ जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 से 4 कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा। तो हमारी वर्ग की भुजा कितनी आई, वर्ग की भुजा आ गई a + 2, ये आ गई। अब पूछा है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी आई है, तो भुजा आई है a + 2, तो a + 2 का क्या कर दे स्क्वायर कर दे। तो a + 2 का स्क्वायर करिए तो a + 2 का होल स्क्वायर है। तो a + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला खोल दो। तो a + 2 का होल स्क्वायर है तो पहले हो जाएगा a स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस होता है 2ab, तो हो जाएगा 2 गुणे में a गुणे में b का मान 2। तो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला खुला, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है। तो 2 का 2 में गुणा तो आ जाएगा 4a। तो कितना आंसर आया a स्क्वायर, कितना आंसर आया a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का 2 में गुणा करो 4a। तो वर्ग का परिमाप दिया था 4a + 8, परिमाप को 4 से काट दिया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो वर्ग की भुजा आ गई a + 2। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, तो a + 2 का होल स्क्वायर। आंसर आया a स्क्वायर + 4a + 4, a स्क्वायर + 4a + 4, यानी कौन सा आंसर ए वाला। अगले क्वेश्चन 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। अब देखिए 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, तो 5 यहां लिखा है, ये 5 है ना। 5 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 5000 और 5 का अंकित मान क्या है 5, दोनों का अंतर। तो 5000 में से 5 घटाओ, तो 5000 में से 5 घटाओ 4995, तो आंसर कौन सा हो गया बी।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताओ। तो पंचभुज क्या होता है? देखिए, पांच भुजाओं से घिरी आकृति पंचभुज कहलाती। 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से घिरी आकृति पंचभुज कहलाती है। अब पंचभुज के अंदर जो कोण बना इसको अंतःकोण कहते हैं, यक्स। और पंचभुज के बाहर जो कोण बने उसे बाह्य कोण कहते हैं, वाई। तो अगर ये पंचभुज है तो इसमें 5 भुजाएं होंगी और अंदर अगर देखोगे तो 5 कोण होंगे, 1 2 3 4 5। तो पंचभुज में 5 भुजा 5 कोण, षटभुज में 6 भुजा 6 कोण, त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण। तो एक पंचभुज है, उसके सभी अंतःकोणों का योग बताना है। तो जो अंतःकोण है वो ये यक्स है, तो ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, तो वास्तव में ये पंचभुज नहीं है, ये सम पंचभुज है। तो यहां सवाल में लिखा होना चाहिए था सम पंचभुज। सम पंचभुज को इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, तो ये सम पंचभुज है। तो सम पंचभुज के पांचों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, लेकिन अगर ये सम पंचभुज ना हो, ये सिर्फ पंचभुज हो, तो अगर ये सिर्फ पंचभुज होगा तो पांचों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। ये कोण यक्स होगा तो ये कहो जेड हो जाए, ये एम हो जाए, ये टी हो जाए। तो अगर लिखा है पंचभुज तो इसका मतलब 5 कोण हैं, लेकिन पांचों कोण बराबर नहीं है। अगर लिखा है सम पंचभुज तो इसका मतलब कि 5 कोण और हर कोण बराबर बराबर होगा। तो इसमें सम पंचभुज नहीं लिखा है, क्या लिखा है? पंचभुज। तो ये तो तय है कि 5 हैं, लेकिन 5 कोण हैं और पांचों कोण अलग अलग होंगे। तो किसी भी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल इसे कहते हैं सिग्मा एक्स। एक्स कहते हैं अंतःकोण को, सिग्मा कहते हैं योगफल को। ठीक है, समेशन योगफल सिग्मा। तो अंतःकोण कौन है? यक्स है, और अंतःकोणों का योग क्या है? सिग्मा एक्स है। तो सिग्मा एक्स यानी अंतःकोणों का योगफल, ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है 2n - 4 × 90। ये इसका फार्मूला है। किसी सम पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग या किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो योग वही रहेगा, चाहे सम पंचभुज हो चाहे केवल पंचभुज हो। ठीक है, केवल पंचभुज है तो पांचों कोण अलग अलग, सम पंचभुज है तो पांचों कोण बराबर बराबर। लेकिन पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल हमेशा यही होगा। यन क्या है? यन क्या है? यन है भुजाओं की संख्या। यन क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक, तो हमको सिग्मा एक्स निकालना है, पंचभुज के कोणों का योग। तो यन मतलब भुजाओं की संख्या, और अगर पंचभुज है तो पंचभुज में भुजाएं 5 होंगी। तो यन का मतलब क्या लिखेंगे? 5। तो 2 × 5 - 4 ब्रैकेट बंद गुणे 90। अब देखिए, 5 का 2 में गुणा 10, 10 में से 4 घटाओ तो 6, और 6 × 90, 6 का 90 में गुणा करो तो 6 0 0, 6 9 54, आ गया 540 डिग्री। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना हो गया? 540 डिग्री। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये प्रेक्षण है x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10, इनका माध्य, माध्य का मतलब औसत, इन सबका औसत 9 है।
तो भाई औसत कैसे निकालते हैं? देखो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो पांचों संख्याओं को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दो, वही हो जाएगा औसत। तो पहले इन पांचों को जोड़ो, तो x 2x 3x 4x 5x, तो 5x हो गया। फिर प्लस 3 5 3 8 8 7 15 15 10 25, तो पांचों कोणों का योगफल हो गया 5x प्लस 25। तो ये पांचों कोणों का योगफल है, इसको 5 से भाग कर दो, ये औसत होगी। औसत यानी एवरेज। औसत का मतलब होता है पर हेड वैल्यू। तो अगर 5 लोग हैं तो पांचों को जोड़कर 5 से डिवाइड, तो ये हो गया औसत। और ये औसत बराबर किसके है? 9 के। अब देखिए 5 से इसको भाग करो, तो 5 से काटो, 5 एकम 5 पचहम 25, तो यहां बचा x प्लस 5 बराबर 9। 5 उधर ले जाओ, तो 9 में से 5 माइनस होगा, तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब जब x बराबर 4 आ गया, तो पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत। अंतिम 3 मतलब 1 2 3, इन तीनों का औसत बताना है। यहां x बराबर आया है 4, तो x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4 रखो। तो 4 और 5 कितना हुआ? 9। ये संख्या 7 और 4 11, ये संख्या 10 और 4 14। अंतिम तीनों संख्याओं का औसत। तो पहले तीनों संख्याएं जोड़ो, तो 4 5 9, 4 7 11 और 4 और 10 14। तो तीनों संख्याएं जोड़ो और 3 से डिवाइड। औसत का मतलब पर हेड वैल्यू। तो अगर 3 संख्याओं का औसत है तो तीनों जोड़कर 3 से डिवाइड। 4 संख्याओं का औसत हो, चारों जोड़कर 4 से डिवाइड। 5 संख्याओं का औसत हो, पांचों जोड़कर 5 से डिवाइड। तो इन तीनों का ये औसत हो गया। अब जोड़ो, 14 10 24, 24 और 10 34, तो ये आ गया 34/3। 34/3, 3 से काटो, 3 से काटिए इसको, तो आ जाएगा 11 सही 1/3। तो हमारा आंसर हो गया 11 सही 1/3, यानी कौन सा आंसर हो गया? सी वाला। ठीक है। तो आज के सेट में हम लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चन जो सुपर टेटो में पूछे जाते हैं वो किए, और रेगुलर आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो रोज चलता रहेगा शाम को 8 बजे। ठीक है। डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, और इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर सूचित करें कि क्या, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है और कितना हो रहा है। अगर बढ़िया है तो मैं इस पर और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर आप लोगों को सारी संबंधित सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर नए क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।